नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने वास्तविक संख्याएं और बहुपद वाला चैप्टर कंप्लीट किया। इसके बाद जो अध्याय 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो ये परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये अध्याय है वो तीनों अध्यायों में सबसे महत्वपूर्ण ये तीसरे नंबर का अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय से 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, सभी प्रकार के क्वेश्चन इस अध्याय से पूछे जाते हैं। जैसे 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं वो लगभग उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन इस अध्याय से ही आना है। ठीक है, तो इस अध्याय मतलब परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम को ही समझते हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दो चर वाले रेखिक समीकरण, पहला शब्द आपके सामने चर है। तो चर क्या है? तो सबसे पहले तो आप चर को समझ लीजिए। तो चर सामान्यतः, चर का जो शाब्दिक अर्थ होता है सामान्यतः कि वे राशियाँ या वे चीज़ें जो परिवर्तनशील हों उसको चर बोलते हैं। लेकिन अपन इसको गणितीय भाषा, इस चैप्टर की भाषा में समझते हैं कि जैसे आपने एक्स, वाई और जेड ये वर्णमाला के कुछ शब्द हैं, इनको गणित में प्रयोग करते हैं। सामान्यतः इन्हीं को क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से या यूं कहें कि सवाल के हिसाब से इनके मान बदलते रहते हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा? दो चर वाले। अब दो चर वाले मतलब ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों, एक्स वाई एक्स जेड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक्स वाई रहेंगे सामान्यतः। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण। यहाँ पर चर के साथ साथ मैं एक शब्द और आपको समझा देता हूँ, अचर। तो अचर वे राशियां होती हैं जिनका मान परिस्थिति के हिसाब से बदलता नहीं है। जैसे आप देखें कि 2, 4, 8, 7, 9, तो ये संख्याएं हैं। अगर इन संख्याओं कोई भी परिस्थिति हो, जैसे 2 एक संख्या, किसी भी परिस्थिति में उसका मान क्या 2 ही रहेगा। 9 एक संख्या, उसका मान कैसी भी परिस्थिति हो जाए उसका मान हमेशा क्या रहेगा? 9 रहेगा। तो इनको क्या बोलते हैं? सामान्यतः इनको, ये हो गया आपका अचर, इनको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला देखें कि समीकरण कैसे कहते हैं। तो समीकरण आप सामान्यतः आपने समीकरण शब्द गणित में बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो समीकरण कोई भी बीजीय व्यंजक जो एक्स वाई के रूप में रहता है, तो कोई भी बीजीय व्यंजक अगर गणितीय समानता को व्यक्त करता है तो उसको समीकरण कहते हैं। तो ये परिभाषा से तो आप नहीं समझे होंगे, लेकिन इसको उदाहरण के द्वारा आप देखें कि जैसे x + y बराबर आपको 8 दिया है। तो यहाँ पर देखें x और y क्या है? अचर है। x और y क्या है? चर हैं। और x और y चरों का योग किसके बराबर है? 8 के बराबर है। मतलब x y की समानता यहाँ पर 8 के बराबर है या 8 के समान है। मतलब ये समानता को व्यक्त कर रहे हैं। तो समीकरण का मतलब क्या है कि बीजीय व्यंजक जो समानता को व्यक्त करते हैं, समता या समानता कुछ भी, समता को व्यक्त करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। या यूं सिंपल भाषा में आप समझें तो सिंपल भाषा में जिन बीजीय व्यंजकों के बीच में अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो सामान्यतः उनको समीकरण बोल देते हैं। तो आप शब्द समझ गए होंगे कि दो चर वाले रेखिक समीकरण। यहाँ पर युग्म में भी दिया है, युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो उसके बारे में आगे समझेंगे। तो रेखिक का मतलब क्या है? तो जो दो चर वाले जो समीकरण रहते हैं जिनकी घात 1 रहती है, जैसे इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, जैसे x² + 2x बराबर y दिया, तो इसमें जो सबसे बड़ी घात रहती है उसी को घात बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 घात है तो इसको 2 घात वाला समीकरण बोलेंगे, और जो 1 घात रहती है उसकी अधिकतम, उसको 1 घात वाला समीकरण रहती है। तो जो 1 घात वाला समीकरण रहता है, अगर उसका हम ग्राफ बनाएं, क्या बनाएं? उसका ग्राफ बनाएं, तो वो एक रेखा को निरूपित करता है, इसलिए उसको रेखिक समीकरण कहते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे, युग्म का मतलब जोड़ा होगा। तो यहाँ पर हम 2 चर वाले रेखिक समीकरणों के जोड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। और प्रत्येक जो रेखिक समीकरण रहता है वो एक रेखा को निरूपित करता है, उसका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले तो ये चर, अचर और समीकरण के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम इसका दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कि इसका उपयोग क्या है। तो आप एक उदाहरण समझें कि एक व्यक्ति है, बच्चा है छोटा सा, जिसका नाम श्याम है। वो मेला घूमने गया और मेले में वो क्या समोसे खाता है और कचौड़ी खाता है ना। क्या खाता है? समोसे और कचौड़ी खाता है ना। ये बात आप समझ गए, समोसे वो खाता है और कचौड़ी खाता है। समोसे खाता है और कचौड़ी खाता है। अब शर्त ये दी है कि वो जितने समोसे खाता है उसकी आधी संख्या में क्या खाता है? कचौड़ी खाता है। तो यहाँ पर आप उदाहरण द्वारा समझें, अगर वो 10 समोसे खाता है तो वो 5 कचौड़ी खाएगा, क्योंकि आधी संख्या में कचौड़ी खाता है। और एक समोसे की जो कीमत है वो 3 रुपये है। क्या है? 3 रुपये है। और एक कचौड़ी की जो कीमत है वो 2 रुपये। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। तो आपको ये बताना है
कि वो कितने समोसे और कितने कचौड़ी खाता है यदि उसने कुल 20 रुपये खर्च किए हैं। तो प्रश्न आप समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति जो श्याम है जिसका नाम, वो एक मेले में घूमने जाता है और वो समोसे और कचौड़ी खाता है, और वो जितने समोसे खाता है उसकी आधी संख्या में वो कचौड़ी खाता है। और एक समोसे की कीमत कितने रुपये है? 3 रुपये है। और एक कचौड़ी की कीमत कितनी है? 2 रुपये है। एक कचौड़ी की कीमत 2 रुपये है। तो आपको ये बताना है कि 2 या 2 रुपये, ठीक है। उस आपको ये बताना है कि उसने कितने समोसे और कितनी कचौड़ी खाई यदि उसने कुल 20 रुपये खर्च किए। तो आप इसको देखो हैं, तो इसको आप रैखिक समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो आप सबसे पहले यहाँ पर मान लो कि माना उसने x समोसे खाए, कितने x समोसे खाए हैं, ऐसा मान लिया, तथा y क्या खाई है? कचौरी। ये आपने मान लिया, ठीक। तो ये उदाहरण कचौड़ी खाई, ठीक। ये मान लिया x समोसे खा लिए उसने और y कचौड़ी खा ली। x कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, क्योंकि x और y अचर हैं, उनके मान निश्चित नहीं है, वो प्रश्न के हिसाब से अलग अलग होते रहे। तो अब यहाँ पर देखें कि प्रश्न अनुसार आपको ये दिया है कि x और y दिए, x क्या है? समोसों की संख्या, और y क्या है? कचौड़ी की संख्या। प्रश्न में ये दिया है कि उसने जितने समोसे खाए हैं उतनी से आधी संख्या में कचौड़ी खाई हैं। तो मतलब x अगर वो 10 खाएगा, मतलब 10 समोसे खाएगा तो 5 कचौड़ी खाएगा। तो यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, और आपको ये पता है कि समोसे वो ज़्यादा खाएगा और कचौड़ी कम खाएगा, क्योंकि जितने समोसे खाएगा उसकी आधी संख्या में वो कचौड़ी खाएगा। तो यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगा, मतलब इन दोनों को आपको बराबर करना। बराबर का मतलब आप सामान्यतः ये समझें कि ये तराजू के 2 पाले हैं और इन दोनों में बराबर मान आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये कांटा बराबर पानी। तो यहाँ पर देखें कि x क्या है और y क्या है। तो y जो है वो x का आधा है, मतलब अगर x 10 है तो y 5 है, मतलब x बड़ा है, और x बड़ा है मतलब ये बड़ा है, क्या है? ये x बड़ा है, और y क्या है? छोटा है, क्योंकि y आधी कचौड़ी खाता है और दुगने समोसे खाता है। तो यहाँ पर जो छोटा है उसको बड़ा करने के लिए उसमें कुछ करना पड़ेगा। तो हमको प्रश्न में दिया है कि ये x का आधा है y, तो इसका ये दुगना कर दो, इसको क्या कर दो? दुगना कर दो, या दुगना इसको कर दो, या इसको आधा कर दो, बात एक ही है। तो ये आपका एक समीकरण बन गया, x बराबर क्या? 2y। ये आपका समीकरण बन गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो x माइनस 2y बराबर 0। तो ये आपका एक रैखिक समीकरण बन गया, जो हमने कंडीशन दी थी उसके आधार पर। अब इसमें प्रश्न में और एक कंडीशन और दी है कि वो 20 रुपये खर्च करता है। 20 रुपये कैसे खर्च करता है? कि एक समोसा 3 रुपये का खाता है, तो एक समोसा अगर 3 रुपये का खाएगा और x समोसे खाए हैं तो उसने 3x रुपये खर्च किए होंगे। इसके बाद एक कचौड़ी 2 रुपये की खाता है और उसने y कचौड़ी खाई है, तो 2y खर्च किए होंगे, और प्रश्न में दिया कि टोटल उसने 20 रुपये खर्च किए, ठीक। तो ये आपका समीकरण 1 और 2 बन गया। अब इन दोनों समीकरणों में x और y की आपको वैल्यू निकालना, जो कि समोसे और कचौड़ी की वैल्यू है। तो x और y की आप वैल्यू इन दोनों समीकरणों को हल करके निकालेंगे। अब इनको हल करने के 3 तरीके हैं। तो सामान्यतः पहला तरीका ये है कि इसका ग्राफ बना लीजिए, क्योंकि ये दोनों समीकरण एक रेखा को निरूपित करेंगे, और ग्राफ बनाएंगे तो ये 2 रेखाओं को निरूपित करेंगे। तो 2 रेखाएँ प्रतिच्छेदी, जो 2 रेखाओं का जो प्रतिच्छेदी बिंदु रहेगा वही इन समीकरण का हल रहेगा, ठीक है। तो वो हम आगे समझेंगे। तो इसको हल करने की 3 विधि कौन कौन सी? पहली विधि तो आपको ग्राफीय विधि है, क्या? ग्राफीय विधि से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है, जो ग्राफ के माध्यम से हल करेंगे। इसके बाद अगली विधि दी है इसकी प्रतिस्थापन विधि, क्या है? प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद हम अगली जो प्रश्नावली है उसमें प्रतिस्थापन विधि के बारे में ही चर्चा करेंगे, और उससे अगली प्रश्नावली है उसमें एक और विधि की चर्चा करेंगे जिसका नाम है विलोपन विधि। तो इन 3 विधियों के माध्यम से इन दोनों समीकरणों को हल किया जा सकता है, ठीक है। और आप इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये दोनों ही रैखिक समीकरण हैं और ये दोनों एक अलग अलग रेखाओं को निरूपित करेंगे। तो इसके बाद हम इनका ग्राफीय निरूपण, मतलब इनके द्वारा रेखा कैसे निरूपित हो रही है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें। तो देखिए, अब हम जो रैखिक समीकरण है उसका ग्राफीय निरूपण देखते हैं। तो उसको ग्राफ में कैसे वो एक रेखा को निरूपित करता है इस बात को समझते हैं। तो ये ग्राफ है, ग्राफ बनाना आपको आता होगा। इसको जो क्षैतिज है उसको x अक्ष कहेंगे, और जो लंबवत है उसको y अक्ष कहेंगे। इस तरफ जो दोनों रेखाएं हैं x और y, या x अक्ष और y अक्ष जो जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसको O बिंदु बोलते हैं, और उस पॉइंट का नाम क्या रहता है? ये 0 रहता है। क्या रहता है? 0, ठीक है।
तो जीरो जो एक्स अक्ष के इस तरफ मतलब इस दाहिनी तरफ जो रहेगा वो धनात्मक संख्याएं रहेंगी, और जो इस जीरो के इस तरफ रहेगा वो ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी। आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा, तो ये ऐसी क्षैतिज संख्या रेखा है जो पृथ्वी के समांतर है, और एक जो लंबवत संख्या रेखा, ठीक है, उसी के आधार पर अब इस पे ही हम मतलब ये बोर्ड मान लो आप एक समतल है, इस समतल पर हम किसी भी बिंदु को इन अक्षों की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक बिंदु प्रदर्शित करना है तो इन अक्षों की सहायता से उसको प्रदर्शित करते हैं। बिंदु को कैसे प्रदर्शित करेंगे वो आपको मैं समझाता हूँ। एक हम रैखिक समीकरण ले लेते हैं उदाहरण के लिए, कि मान लो आपने एक रैखिक समीकरण लिया है कि y बराबर क्या है 4x - 4 है, ठीक। ये आपने रैखिक समीकरण ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि इसमें दो चर हैं x और y, मतलब रैखिक समीकरण में दो चर हैं x और y, और ये आपको जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसी टाइप का एक समीकरण है, ठीक है। अब इसमें हम जैसे y बराबर 4x - 4 है, तो इसमें आपको क्या करना है कि या तो x चुन लीजिए या y चुन लीजिए, उसके आप मान मन से रखते जाइए और उसी के आधार पर दूसरे चर के मान निकलते रहेंगे। तो यहाँ पर हम x के मान मन से रखते हैं, उसी के आधार पर y के मान निकलते रहेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि x का मान आप यहाँ पर रख दीजिए 1, x का मान आपने क्या रख दिया 1 रख दिया, तो y का मान क्या आएगा, तो y बराबर आपका आएगा 4, x की जगह आपको 1 रखना है तो 4 × 1 और -4, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 4 × 1 मतलब 4 और -4, तो y बराबर आपको क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 रखने पर y बराबर 0 आ रहा है। इसी समीकरण में रखना है, समीकरण को नाम हम 1 दे देते हैं। अब x बराबर आप 2 रख दीजिए, ठीक है। x बराबर आपने 2 रख दिया, तो आप इस समीकरण में रखेंगे तो y बराबर 4, x की जगह 2 4 × 2 और -4, तो ये क्या हो गया y बराबर 4 दूनी 8 -4, तो y बराबर क्या आ गया आपका 8 में से 4 गया 4। तो x बराबर 2 रखने पर x बराबर आपने 2 रखा तो y बराबर 4 आ गया। इसके बाद आप x बराबर 3 रख दीजिए, कुछ भी रखना मन से, तो हम एक क्रम से ही रख दे रहे हैं। x बराबर आपने अगर इसमें 3 रखा, यही समीकरण है, y बराबर 4x मतलब 4 × x की जगह आपको 3 रखना और -4, तो ये आपका आ गया y बराबर 4 × 3 = 12 और -4, तो y बराबर आपका क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो x बराबर 1 2 3 रखने पर y बराबर क्रमशः 0 4 और 8 आया, ठीक। अब आपको एक टेबल बनाना है, तो टेबल इस तरीके से बनाना है, इधर बना के बता देता हूँ, जिसमें हम ये मान रखेंगे 3 मान रखें, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप इसमें x लिख दिया और इस तरफ आपने लिख दिया y। तो x बराबर हमने पहले मान क्या रखा 1 2 और 3, तो x बराबर पहले 1 रखा, उसके बाद y बराबर x बराबर 2 रखा और x बराबर 3 रखा। x बराबर जब 1 रखा तो y बराबर क्या आया 0 आया, तो वहीं यहाँ पर 0 रख दीजिए। x बराबर आपने 2 रखा तो y बराबर क्या आया 4 आया, और x बराबर आपने 3 रखा तो y बराबर क्या आया 8 आया, ठीक। तो इस प्रकार आपने ये टेबल बना लिया। अब इस टेबल के ही आधार पर आप यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे, और वो ग्राफ क्या बनेगा एक रेखा बनेगा। वो कैसे बनेगा आप यहाँ पर ध्यान दें। तो पहला पॉइंट आप देखें कि x की जगह 1 रखा, y बराबर 0 आया, तो पहला पॉइंट क्या हो गया 1 और 0। पहला पॉइंट क्या हो गया 1 और 0। पॉइंट कैसे लिखते हैं, कोई भी बिंदु कैसे निरूपित करते हैं, पहले x का मान लिखते हैं और उसके साथ y का मान लिखते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 2 और 4, पहले x का मान और फिर y की जगह क्या आया 4 आया। तीसरा आपको लिखना 3 और 8, ठीक। तो इस प्रकार ये 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंटों से एक रेखा बनेगी। कैसे बनेगी यहाँ पर ध्यान दो। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं x बराबर 1 और y बराबर 0 को। क्या लिखना, पहला पॉइंट क्या लिखना है, इस पर निरूपित करना किसको, x बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 0 को। तो यहाँ पर देखो x बराबर 1 है, क्या है 1 है, मतलब प्लस का 1 है x बराबर। तो x बराबर प्लस का 1 कहाँ आता है, ये है x बराबर प्लस का 1 कौन सा बिंदु है, ये है ना। इसको आप देखें ध्यान से, x बराबर 1 कौन सा बिंदु है आपका, ये वाला, ठीक। और y बराबर 0 कौन सा बिंदु है, एक x बराबर 1 है और दूसरा y बराबर 0 है। तो x बराबर 1 ये बिंदु है, ये वाला, और y बराबर आप इस y अक्ष में देखेंगे तो y बराबर 0 तो यहाँ आ रहा है। तो आपका जो पॉइंट आया है वो ये है, इस पॉइंट का नाम क्या है 1 और 0, ठीक। इस पॉइंट का नाम क्या है 1 0, क्योंकि इस पॉइंट पे x तो 1 है और y क्या है 0, ठीक है। इसमें आपको समझ में नहीं है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, x बराबर 2 है और y बराबर 4 है। अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि x बराबर 2 तो ये है, ठीक, x बराबर 2 ये है,
और y बराबर 4 कहाँ ये है। अब इन दोनों को कैसे निरूपित करेंगे, तो आप जो y बराबर 4 दिखा है उसको ए से बढ़ा दीजिए सीधा का सीधा, ठीक है, ए से बढ़ा दिया y बराबर 4, और x बराबर 2 है, इसको ए से ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद करेंगे वही पॉइंट क्या होगा, x बराबर 2 और y बराबर क्या होगा 4 होगा, ठीक। तो इस प्रकार आपको निरूपित करना है। आपने ग्राफ पेपर देखा होगा उसमें और अच्छे से आएगा, ये तो रफली बना दिया मैंने कि x बराबर 2 और y बराबर 0। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये पॉइंट है, इसके नीचे बिल्कुल देखेंगे हम x अक्ष की तरफ, तो ये x अक्ष 2 दिखाई देगा क्योंकि इससे लंबवत क्या है 2 है। अगर इसकी इस तरफ देखेंगे तो y अक्ष पर क्या दिखाई देगा 4 दिखाई देगा, इसलिए इस पॉइंट को क्या कहेंगे 2 और 4, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका 3 और 8, ठीक है। तो x बराबर 3 है और y बराबर 8 है, तो x बराबर 3 आपको ये दिख रहा होगा और y बराबर 8 ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पर y बराबर 8 को इस तरफ बढ़ाइए, है ना, और x बराबर 3 को ऊपर की तरफ बढ़ाइए। ये आपने ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। यहाँ पर जो प्रतिच्छेद करेंगे वही पॉइंट क्या हो जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर 8, ठीक। तो ये तीनों पॉइंट हमने बना लिए। एक x बराबर, ये इसको आप a पॉइंट दे दीजिए कि ये a बिंदु है, ये दूसरा वाला ये पॉइंट बनाया ये b बिंदु है, और तीसरा वाला पॉइंट बनाया ये c बिंदु। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तीनों एक ही रेखा में आएंगे, ठीक है, तीनों एक ही रेखा में आएंगे। अगर इनसे हम इनको मिलाएं तीनों को तो वो तीनों एक ही रेखा में आएंगे, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये रेखा बन गई, ठीक, इस तरफ भी जाती रहेगी इस तरीके से, ठीक। तो ये तीनों एक ही रेखा में आ गए क्योंकि ये ऐसे ही बनाया है। अगर इसको आप पूरा नाप तोल के बनाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तीनों एक ही रेखा में आ गए, और उस रेखा का नाम क्या है, उस रेखा का समीकरण क्या है। जैसे ये रेखा है हमने ये खींची है, इसका अगर समीकरण की बात करें तो इसका समीकरण है y बराबर 4x - 4, ठीक। तो इस प्रकार ये जो समीकरण है वो एक रेखा को निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जैसे हमने x के मान मन से लिख के और उसी के आधार पर हमने इसके y के मान निकाले और उन सभी मानों से हमने एक ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ एक रेखा के रूप में आपके सामने प्रदर्शित हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये एक रेखिक समीकरण है जो एक रेखा को निरूपित करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप किसी भी रेखिक समीकरण को समझ सकते हैं, ठीक है। एक उदाहरण और बताता हूँ आपको रेखिक समीकरण के, फिर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ पे आपको बिंदु निरूपित करना आपने क्लास 9th में सीख लिया होगा। तो ये मैं समझ के चल रहा हूँ कि आपको ग्राफ पर बिंदु निरूपित करना अच्छे से आता होगा, ठीक है। जैसे हम एक और समीकरण लें, रेखिक समीकरण, जिसका नाम क्या है, मान लो x + y बराबर 7 है। एक रेखिक समीकरण हमने ले लिया x + y बराबर 7, ठीक है। ये भी एक रेखिक समीकरण है, x + y बराबर क्या है 7। तो ये रेखिक समीकरण, आप इसमें x के मान रखते जाइए, y के मान निकलेंगे। तो आप x बराबर यहाँ पर 1 रख दीजिए, x बराबर 1 रखा तो 1 + y बराबर 7 हो गया, और जो 1 उस तरफ जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर 6 आया। इसके बाद x बराबर 2 रख दीजिए, 2 + y बराबर 7, 2 उस तरफ जाएगा तो y बराबर 5 आ गया, और x बराबर आप 3 रख दीजिए, हमें 3 ही पॉइंट लेना है कम से कम। तो 3x + y बराबर 7, तो y बराबर क्या आ गया आपका 4 आ। तो यहाँ पर ये 3x के मान रखने पर y के मान आपके आ चुके हैं, ठीक है। आपको बेसिक टेबल बनाना है कि x के 3 मान रखने पर y के क्या मान आए, ठीक है। तो इधर तो आप लिख दीजिए x और ये आपका y, ठीक। x के मान आपने क्या रखा, 1 रखा, 2 रखा और 3 रखा। तो y का मान 1 रखने पे तो 6 आया, 2 रखने पर क्या आया 5 आया, और 3 रखने पर 4 आया, ठीक। तो ये बात आप समझ गए। अब आपके पास 3 बिंदु उपलब्ध हैं, एक x और 6 है, दूसरा है आपका 2 और 5, और तीसरा है आपका 3 और 4। अब इन तीनों बिंदुओं को आप इस पर निरूपित करेंगे तो वो तीनों बिंदु एक ही रेखा में आएंगे। अब देखो कैसे आएंगे। अब x बराबर 1 है और y बराबर 6 है, तो x बराबर 1 तो ये है प्लस का, और y बराबर 6 ये है। तो आप इसको इधर बढ़ाइए और इसको ऊपर की तरफ लाइए इस तरीके से। तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद करेगा वही बिंदु क्या हो जाएगा, x बराबर 1 और y बराबर 6, ठीक। ये समझ गए। इसके बाद जो आपका अगला बिंदु है 2 है, x बराबर और y बराबर 5 है। तो x बराबर 2 आपको ये दिख रहा है और y बराबर 5 ये है। तो आप इसको यहाँ से बढ़ाइए और इसको ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही क्या होगा, x बराबर 2 और y बराबर 5। तो ठीक है, ये 2 बिंदु मिल गए। इसके बाद अगला बिंदु है x बराबर 3 और y बराबर 4। तो x बराबर 3 आप इसको ऊपर बढ़ा दीजिए
और y बराबर 4 इसको इस तरफ बढ़ा दीजिए। यहाँ पर ये एक और बिंदु बन गया, x बराबर 3 और y बराबर 4। तो यहाँ पर देखें अगर इसको a माने, इसको b माने और इसको c माने तो ये तीनों एक ही रेखा में आ रहे हैं, तो इनसे एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, इधर ये खींच दी। तो इस प्रकार आप ये समझ गए होंगे कि जो इनको रेखिक समीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक घात वाला जो समीकरण होता है वो एक रेखा को ही निरूपित करता है, और वो किस प्रकार करता है वो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो ये इनका ग्राफीय निरूपण है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, दो रेखिक समीकरणों का युग्म पढ़ेंगे। मतलब दो रेखिक समीकरणों का युग्म पढ़ेंगे, मतलब एक रेखिक समीकरण मान लो x + y बराबर 4 है, और अगला एक समीकरण है x + 3x 3y बराबर 2। तो ये दो रेखिक समीकरण हैं। तो ये दो रेखिक समीकरण दो अलग अलग रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे, ये तो फिक्स है। ये दो रेखिक समीकरण हैं, दो अलग अलग रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। ये भी एक रेखा को प्रदर्शित करेगा और ये भी एक रेखा को प्रदर्शित करेगा। अब जब दो रेखाएं प्रदर्शित होंगी तो उनमें तीन प्रकार के संबंध हो सकते हैं। यदि दो रेखाएं एक समतल पर अगर प्रदर्शित करते हैं तो उनमें तीन प्रकार के संबंध हो सकते हैं। पहला संबंध तो ये कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब अगर एक समतल पर दो रेखा हैं, एक ऐसी रेखा की लंबाई तो अनंत होती, वो दोनों तरफ बढ़ती जाती, और एक ऐसी रेखा है मान लो ये, तो ये दोनों रेखाएं अब ये इस तरफ और आगे बढ़ेगी तो ये इसको प्रतिच्छेद कर देगी यहाँ। तो दो रेखाएं अगर एक समतल पे होंगी तो वो या तो उनको प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है कि वो प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। पहली कंडीशन तो ये है कि वो प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो वो क्या रहेंगी? समांतर रहेंगी। क्या रहेंगी? समांतर रहेंगी। समांतर आप समझते होंगे, जैसे एक रेखा ये आपकी जा रही है, एल है, इसका नाम एल है, और एक अन्य रेखा क्या है? एम है। ये दोनों एक दूसरे से समान दूरी से आगे बढ़ती जा रही हैं अनंत तक। तो ये समान दूरी से बढ़ रही हैं, इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो पहली कंडीशन ये है कि ये प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरी कंडीशन ये है कि ये समांतर रहेंगी। और एक तीसरी कंडीशन और आती है जिसको क्या बोलते हैं कि ये संपाती रहेंगी। क्या रहेंगी? संपाती। तो संपाती का मतलब ये होता है कि जैसे एक रेखा एल ये है, ये एल है, और एक अन्य रेखा इसी के ऊपर से निकल के जा रही, मतलब ये कि ये एम। तो दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से ही जा रही हैं, मतलब हमेशा वो एक दूसरे के ऊपर ही हैं, तो उन रेखाओं को क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। या यूँ कहें कि संपाती का मतलब दोनों रेखाएं एक ही हैं, वो दो नहीं हैं। ठीक है, मतलब दोनों समीकरण मिलकर एक ही रेखा को निरूपित कर रहे हैं, अलग अलग एक कर रहे हैं, दोनों समीकरण एक ही रेखा के हैं, इसका मतलब ये। तो तीन कंडीशन रहेंगी, या तो प्रतिच्छेदी रहेंगी, या समांतर रहेंगी, या संपाती रहेंगी। तो आपको अब इस चैप्टर में आगे ये पढ़ना है कि आप समीकरण को देखकर ये कैसे पहचानेंगे कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, या समांतर हैं, या संपाती हैं। तो उसका तरीका मैं आप तो आइए अब हम समझते हैं कि अगर वो रेखिक समीकरण है, वो रेखा को निरूपित कर रहे हैं, उन रेखिक समीकरणों का युग्म दो रेखाओं को निरूपित करेगा। और दो रेखाओं को अगर वो निरूपित करेगा, दो रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी होंगी, या समांतर होंगी, या संपाती होंगी। ये बात हम समझ गए। लेकिन हम समीकरण को देखकर ये कैसे पहचानेंगे कि वो समांतर हैं, कि संपाती हैं, कि प्रतिच्छेदी हैं? तो यहाँ पर देखो कि जो रेखिक समीकरण रहता है वो इस रूप में रहता है, a1x + b1y + c1 बराबर 0। एक समीकरण तो ये, और एक रेखिक समीकरण का युग्म क्या है? a2x b2y + c2 बराबर 0। तो ये दो समीकरण हैं, और ये दोनों मिलकर दो रेखाओं को निरूपित करेंगे। तो ये इसका स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप है। जैसे आप एक समीकरण देखें कि x + y बराबर 8 दिया है आपको, और एक दिया 4x + 3y बराबर 9। तो ये दो समीकरण हैं। तो इन दोनों समीकरण का स्टैंडर्ड रूप ये है। जैसे इसमें अगर आप यहाँ पर a1 रहेगा तो a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 रहेगी, b1 y का गुणांक रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। और यहाँ पर c1 जो अचर पद रहेगा वो इस तरफ आएगा तो 8 रहेगा, क्योंकि इसको इस तरफ लिख देते -8 बराबर 0, और इसको आप इस तरफ लिखें -0। तो ये रेखिक समीकरण उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हम समझते हैं कि कब प्रतिच्छेदी रहेंगी और कब ये क्या रहेंगी? समांतर रहेंगी, और कब ये संपाती रहेंगी। तो देखो पहला कंडीशन है कि प्रतिच्छेदी कब रहेंगी। तो प्रतिच्छेदी के लिए आप देखें, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी। तो प्रतिच्छेदी के लिए शर्त ये है कि a1/a2 निकालेंगे आप, और b1/a2 और b1/b2 आपको दिया है। अगर इन दोनों के अनुपात का मान बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं का
चिन्ह है कि बराबर के साथ आप एक टेढ़ी लाइन खींच दें तो ये अगर a1/a2 और b1/b2 का मान आपस में बराबर नहीं है, समीकरण में a1/a2 और b1/b2 का मान आपस में बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। इस कंडीशन में क्या होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उन रेखाओं से जो समीकरण है उन समीकरण को हल करके x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसका मतलब ये है कि उनका क्या रहेगा? अद्वितीय हल रहेगा, है ना? क्या रहेगा? अद्वितीय हल। तो ये बात आप समझें कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उनका जो प्रतिच्छेदी बिंदु रहेगा, दो रेखाओं का जो प्रतिच्छेदी बिंदु रहेगा वो उन दोनों समीकरणों का हल रहेगा। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि श्याम एक मेले में जाता है तो आपको ये पूछा गया था कि उसने समोसे और कचौड़ी जो खाए थे उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो दो समीकरण बने थे आपके सामने, तो उन दोनों समीकरणों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता, मतलब वो दोनों समीकरण एक रेखा को निरूपित करते, तो उनका जो प्रतिच्छेदी रेखा होती तो वो प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती तो उनका जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता वही क्या होता? उनके समोसे और कचौड़ी की संख्या होता। तो यहाँ पर देखो ये दो समीकरण आपको दिख रहे होंगे। तो a1 और a2 और b1 और b2 अगर इन दोनों के अनुपात का मान बराबर नहीं है तो उनका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब उसका एक हल होगा। अद्वितीय मतलब जिसका कोई दूसरा हल ना हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी होता है कि एक ही हल होगा। क्या होगा? एक ही हल होगा। ठीक है, एक ही हल होगा। ठीक, तो पहली कंडीशन तो ये आपकी प्रतिच्छेदी आ गया कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तब क्या होगा। अब दूसरी कंडीशन आपकी है कि रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। क्या हैं? समांतर हैं। तो समांतर में क्या होगा कि जो a1/a2 बराबर b1/b2 ये तो बराबर रहेंगे, लेकिन ये तीसरे के बराबर नहीं हो पाएगा, c1/c2 के। क्या? a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। क्या? a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो रेखा बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसका मतलब क्या है कि रेखाएं समांतर होंगी। और समांतर रेखाएं होंगी तो समांतर रेखाओं का तो कोई प्रतिच्छेदी बिंदु रहता ही नहीं। तो अगर प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं रहेगा तो उनका कोई हल नहीं रहेगा। तो इसका अद्वितीय हल रहेगा, दूसरे का क्या रहेगा? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो ये तो आपकी हो गई समांतर रेखा। समांतर रेखाओं क्या है? a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 की, तो रेखाएं समांतर होंगी। और समांतर रेखाओं को कोई प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं है, क्योंकि प्रतिच्छेदी बिंदु कोई हल बोलते हैं। अगर प्रतिच्छेदी बिंदु है ही नहीं तो उनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरी कंडीशन है कि संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाओं का मतलब सामान्यतः आप ये समझें कि दोनों समीकरण एक ही रेखा को निरूपित कर रहे हैं। संपाती कब होंगी? संपाती होंगी जब तीनों अनुपात, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। और संपाती होंगी तो उनका प्रतिच्छेदी बिंदु तो अनंत होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हैं रेखाएं। तो वो तो हजारों मतलब करोड़ों अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो जितने प्रतिच्छेदी बिंदु रहेंगे उतनी ही हलों की संख्या रहेगी। तो यहाँ पर अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इसके हल कितने होंगे? अपरिमित रूप से। अपरिमित मतलब अनंत होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके। क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, है ना। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये तीनों प्रकार से आप समझ गए कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो उनके a1/a2 अनुपात बराबर नहीं रहेगा b1/b2 के। अगर रेखाएं समांतर हैं तो a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसका मतलब है कि वो समांतर हैं तो कोई हल नहीं रहेगा, और समपाती हैं तो उसके अनंत हल रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर दो कंडीशनों में हल हो रहे हैं। एक तो प्रतिच्छेदी बिंदु है तो जब हल होगा, और एक संपाती है जब हल होगा, और समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। तो जो हल हैं, हल वाले जो समीकरण युग्म है तो उनको क्या बोलेंगे? संगत युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संगत युग्म। ये ध्यान रखना आप, ये विकल्प में पूछ सकता कि अगर समीकरण अद्वितीय हल है तो उसको क्या कहेंगे? संगत युग्म कहेंगे। और जिसका कोई हल नहीं है तो उसको असंगत युग्म कहेंगे। मतलब समांतर में असंगत युग्म होगा। तो ये बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखें।
और यहाँ पर जो संपाती है मतलब अनेक हल होंगे तो इसमें भी संगत रहेंगे, क्योंकि हल रहेगा तो संगत रहेगा, लेकिन आप इसको बोल देंगे आश्रित संगत। क्या बोलेंगे? आश्रित संगत बोल देंगे इसको, ठीक है। तो ये तीनों बातें आप समझ गए होंगे। इस चैप्टर में आप इसी बात को समझना था, क्योंकि ये दोनों दोनों जो समीकरण हैं वो रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं, और हम समीकरण युग्म का ही अध्ययन करेंगे। अगर दो रेखाएं निरूपित हो रही हैं तो वो दो रेखाएं तीन कंडीशन होंगी उनमें, या तो वो समांतर होंगी, या प्रतिच्छेदी होंगी, या समपाती होंगी। तो समांतर, प्रतिच्छेदी और समपाती, हमने तीनों कंडीशनों के बारे में पढ़ लिया। इसमें अगर प्रतिच्छेदी होंगी तभी उनका एक हल निकलेगा, और समांतर होंगी तो उनका कोई हल नहीं निकलेगा। तो इस बातों को आप ध्यान में रखें। इस चैप्टर को और आगे पढ़ते हैं।